आ सी पटते पटते पट्टे खिच देन खिच रेडी करा लो पट दो पट दो शर्म ला टेडी करके यार बहुत ही आएगा ला पूरा झंडे देखो होने ना बोले बड़ा पट दो पोस्टर जा खिचते खिचते अब पिछो झंडे खोलो इन्हों पड़ा थोड़ा पैसा फिर पड़ा लग बिच पे जय हिंद। आपने मेरी वीडियो की शुरुआत में जो एक छोटी क्लिप देखी है वो आपको सही सही बता रही है कि कैसे पंजाब के हालात बंगाल से भी बदतर हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। आप सभी लोग 5 जनवरी से लेकर आज 9 जनवरी तक इस खबर को बहुत बार देख चुके हैं। अलग अलग टीवी चैनल इसका एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं और बार बार वो बताना चाह रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, लेकिन वो उस चीज को नहीं दिखा पा रहे हैं कि जिसमें पंजाब धीरे धीरे अशांत होता जा रहा है। अब ये सोचे कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर विरोधी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा प्रधानमंत्री के साथ सलूक हुआ पंजाब में 5 जनवरी को, वैसा बंगाल में कभी नहीं हुआ। भले ही ममता बनर्जी कितना भी विरोध करती हो प्रधानमंत्री का, लेकिन वो उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पे भी जाती थी और पूरा प्रोटोकॉल को निभाया जाता था। लेकिन पंजाब में देखिए हालात कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। हम सभी को ऊपरी तौर पर लग रहा है कि पंजाब बिल्कुल शांत है और वहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में देखा जाए तो पंजाब में अब अशांति फैलती जा रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा और इसी तरह हम इग्नोर करते रहे तो आने वाले समय में पंजाब फिर से 1984 के करीब जिस तरह पंजाब हुआ करता था, या उससे पहले जब केपीएस गिल जिन्होंने बहुत बड़ा एक एक्शन किया था, उसी तरह के एक्शन पंजाब में फिर शुरू हो गए। मतलब आप ये सोचिए, न्यूज़ चैनल्स ने प्रधानमंत्री मोदी की जान के खतरे को पूरी प्रमुखता से दिखाया, लेकिन पंजाब के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया। चन्नी जी जो वहाँ के सीएम हैं, जो अभी कुछ महीनों पहले ही सीएम बने हैं, वो अपनी अलग अलग मतलब कहानियाँ सुना रहे हैं। आपने कभी एक ऐसा सीएम देखा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उनके स्टेट में जा रहे हैं
उनको रिसीव करने नहीं जा रहे, बहाने बना रहे हैं कोविड के, क्योंकि उन्हें पता सबसे अच्छा बहाना इस वक्त कोविड का है। डीजीपी, होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर, यहां तक कि मतलब जिसे कहते हैं डीएम तक वहां अवेलेबल नहीं थे। एक फ्लाईओवर के बीचों बीच उनका काफिला, प्रधानमंत्री जी का काफिला रुका हुआ था और पुलिस वाले चाय पी रहे थे। मतलब पुलिस वालों के चाय पीने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखिए वो एक खतरा जैसे बना हुआ है, कैसे वो लोग चाय पी सकते हैं। एक पुलिसिंग का खुद को भी तो एक जिसे कहते हैं ना एक जिम्मेदारी होती है पुलिस की भी। जरूरी नहीं है कि जब तक राजनेता या ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे वो कुछ नहीं करेंगे। एक पुलिस मैनुअल के हिसाब से वीवीआईपी को कैसे उनका प्रोटोकॉल को अच्छी तरह निभाना है या उसको वीवीआईपी को पूरी सिक्योरिटी देनी है, उसका भी पुलिस मैनुअल में साफ साफ लिखा होता है। आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा, न्यूज चैनल बता रहे थे कि एक ब्लू बुक होती है जो वीवीआईपी जब दौरा होता है किसी भी स्टेट में उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन ये बहुत हैरानी की बात है कि पंजाब सरकार किस तरह अपना पल्ला झाड़ रही है इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी। चन्नी जी ने अभी कल परसों में बताया कि मैंने सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा को ब्रीफ किया इस इंसिडेंट के बारे में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा या सोनिया गांधी वो किस ऐसे पोस्ट पे है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक सरकारी, वो कैसे उनको ब्रीफ कर सकता है, क्योंकि उनके पास कोई भी एक ऐसा कोई पद नहीं है जिससे वो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के बारे में बात भी कर सके। ना उन्होंने होम मिनिस्टर से बात की, ना किसी और से बात की, लेकिन उन्होंने ब्रीफ कर दिया सोनिया गांधी को। और अब बार बार मीडिया के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा नहीं था, जबकि वो एरिया सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था पाकिस्तान बॉर्डर से। चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं। फ्लाईओवर के बीचों बीच गाड़ी का खड़े हो जाना सबसे क्रिटिकल होता है। आप सभी लोगों ने मतलब इस बारे में कभी आपके साथ भी हो कि आपकी गाड़ी फ्लाईओवर के बीचों बीच खराब हो जाती है, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई गाड़ी जो पीछे से आ रही है वो आपको ना उड़ा दे। अब ये सोचिए, अगर आगे पुल ब्लॉक कर रखा था, पीछे भी पुल ब्लॉक हो जाता, तो वहां से प्रधानमंत्री जी को कैसे निकाला जाता। मैं मानता हूं कि सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा लैप्स है और पंजाब सरकार का सबसे बड़ा इसमें हाथ है। मैं खुले आम ये कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, बहुत बड़ी साजिश थी। अब आप ये सारी खबरें बार बार सुनकर बोर हो चुके होंगे न्यूज चैनल पे, क्योंकि 5 तारीख से लेकर अब तक लगातार यही बातें की जा रही है। पर मैं अपना व्यू बताना चाहता हूं कि क्या हो सकता था। देखिए, ये एक बहुत सोची समझी साजिश थी। कैसे एक जिसे कहते हैं एक कार्टून क्लिप पिछले साल आ गई थी मोदी जी के ऊपर, जिसमें मोदी जी को ट्रैक्टर लगाकर घेर लिया गया फ्लाईओवर के पुल के ऊपर और सारे सिक्योरिटी वाले भाग गए, और कैसे उसको बिल्कुल सेम टू सेम इस साल मतलब एक्चुअल में करके दिखाया गया। मतलब वो बिल्कुल आगे नहीं जा पाए, लेकिन तैयारी वही थी। इसमें चन्नी सरकार, खालिस्तानी बिल्कुल मिले हुए। पंजाब का बेड़ा गर्क होने की कगार पर पहुंच चुका है। पंजाबियत की बात करते हैं, लेकिन पंजाब का इस वक्त सबसे बुरे हालातों से गुजर रहा है, क्योंकि फार्मर्स के नाम पर अब इन्होंने अपने सारे उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। भगवान ना करे अगर प्रधानमंत्री जी को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मैं इससे आगे बढ़ के आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या प्लॉटिंग थी। देखिए, इस सिचुएशन में दो चीजें होती, या तो प्रधानमंत्री जी जो
मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि उनकी आयु और बहुत अच्छी रहे, बहुत लंबा जिए वो। लेकिन अगर उनको कुछ हो जाता तो सोचिए पूरे देश में दंगे जैसा माहौल होता, इतना बुरा हाल होता देश का कि मैं आपको नहीं बता सकता। इसका उल्टा देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं होता और प्रोटेस्टर प्रधानमंत्री जी के काफिले के पास पहुंच जाते तो एसपी जी के पास गोली चलाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। एसपी जी के जितने भी वहां पे लोग होते हैं, जितने कमांडोज होते हैं, वो किसी के ऑर्डर का इंतजार नहीं करते कि ऑर्डर आएगा तो गोली चलाएंगे। वो गोली चला देते और वहां पर लाशों का अंबार बिछ जाता। आप सभी लोग न्यूज चैनल में देख रहे हो कि वो एसपी जी के कमांडो के बारे में बता रहे थे कि किस किस क्या क्या इक्विपमेंट उनके पास होता है, क्या क्या हथियार उनके पास होते हैं। अब अपने आप सोचिए कि इनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो 1 मिनट में 800 गोलियां चला सकते हैं। तो सोचिए वहां पुल पर सिर्फ 150-200 लोग थे, ज्यादा 500 होंगे। लाशों का अंबार बिछ जाता और तब भी देश में अस्थिरता आती, क्योंकि तब एक अलग जिसे कहते हैं ना, लोगों में एक अलग शोर मचना था कि ये क्या कर दिया, प्रधानमंत्री ने अपनी सिक्योरिटी के चक्कर में लोगों को मरवा दिया। तो ये दोनों सिनेरियो होने वाले थे, लेकिन भगवान की कृपा से ये दोनों ही चीजें नहीं हुई और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वापस चला। मीडिया वाले सारी बातें बता रहे, सब कुछ बता रहे, पर वो ये नहीं बता रहे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे। ठीक है, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर पूरी प्रोसीडिंग होनी है। होम मिनिस्ट्री इसमें अपने एक जो 3 बंदों की उन्होंने टीम बनाई है उस पर रिपोर्ट लेगी। लेकिन आप ये देखिए कि पंजाब किस हालात तक पहुंच चुका है। मैं मानता हूं कि पंजाब के हालात बंगाल से भी बहुत बुरे हो चुके हैं और अगर इस पे कोई कड़क कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में ये बहुत दुखदाई होगा, क्योंकि पंजाब अब धीरे धीरे एक खालिस्तान मूवमेंट की ओर बढ़ रहा है। फार्मर्स का मुखौटा तो है, लेकिन उसके पीछे सभी खालिस्तानी है। आप देख लीजिए खालिस्तानियों के वीडियोस आए उस दिन 5 जनवरी को, जो कनाडा लंदन में छुप कर बैठते हैं और वो सीना चौड़ा करके बोल रहे थे कि आज हमें गर्व है कि हमारे बंदों ने प्रधानमंत्री का काफिला रोक लिया और वो दिन भी आएगा जब हम प्रधानमंत्री को खत्म करेंगे। ऐसी ऐसी चीजें आ रही। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। मैं इसमें मोदी सरकार की भी बहुत बड़ी एक फेलियर मानता हूं कि उन्होंने इस तरह के जो एजिटेशन हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है लगातार। आप सभी को याद होगा जो एनआरसी वाला, ये जब कोरोना काल शुरू हुआ था तब ये चल रहा था। उस प्रोटेस्ट को भी इन्होंने वहां से नहीं हटाया, अपने फायदे के लिए उन्होंने शायद उसको यूज किया, क्योंकि ये चाहते हैं कि उसमें से फायदा हो जाए। फार्मर्स का प्रोटेस्ट चाहते तो 26 जनवरी को खत्म हो सकता था। उसी वक्त सरकार के पास सब कुछ अवेलेबल है, सारी आर्म फोर्सेस है, सब कुछ एडमिन था, लेकिन उन्होंने 26 जनवरी को जो इतना बुरा हादसा हुआ जिसपे आज तक भी हमें इतनी शर्म आती है, सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने अब तक दोषियों को पकड़ा है? अगर पकड़ा है तो वो उनको क्या सजा हुई है, क्या हो रहा है उनके साथ? वो अभी भी खुला घूम रहे हैं या क्या कर रहे हैं? मतलब मुझे लगता है कि मोदी सरकार भी इसमें अपना फायदा ढूंढने में लगी हुई। एक और बात, आप सभी को याद होगा कोरोना काल की फर्स्ट वेव में जब वो निजामुद्दीन जो एक मस्जिद से जो लोग पकड़े गए थे बहुत सारे, और उसमें कुछ आई थिंक मोहम्मद साद नाम था, आज तक वो बंदा नहीं मिला। कितनी हाइप क्रिएट हुई थी, कोरोना फैला दिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उस बंदे की ना गिरफ्तारी हुई, ना पता है वो कहाँ है। तो क्या ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो मोदी सरकार भी चला रही है?
ताकि इस मतलब प्रोटेस्ट को बढ़ने दो, इसमें आग लगने दो, ताकि इसमें कुछ हमारा फायदा हो जाए। 26 जनवरी से लेकर अब तक अब अगली 26 जनवरी आ रही है, और मेरा पूरा मानना यह है कि इस 26 जनवरी को भी जरूर कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो दिल्ली में ना हो पर किसी और स्टेट में जरूर होगा। और हमारी सभी सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेंगी। मैं सभी सरकारों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इन असामाजिक तत्वों को बढ़ने ना दें। ऐसे अगर खालिस्तानी जो कई सालों से ये सपना देखते आए कि खालिस्तान बनेगा, हालांकि मैं जानता हूं कि अगले 100 साल तक भी खालिस्तान नहीं बनेगा, ना कभी बन पाएगा, उनकी पुश्तें खत्म हो जाएंगी, पर खालिस्तान कभी नहीं बनेगा। अगर उनमें इतनी हिम्मत है, कनाडा में सबसे ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं हमारे इंडिया मूल के, क्यों ना कनाडा के एक आधे पार्ट को खालिस्तान बना दे। अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत है तो क्यों वो पंजाब में आकर ही इस तरह की बातें करते हैं, या पंजाब के लिए ऐसी बातें करते हैं। इसीलिए इन सभी तत्वों को यहीं के यहीं रोकना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल पूरी फोर्स से इन सभी के ऊपर कार्रवाई करनी होगी, और जो पंजाब में 5 जनवरी को हुआ है उसके ऊपर एक कड़ा कदम उठाना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। हम 2 प्रधानमंत्री खो चुके हैं इस 75 साल की अपने इंडिपेंडेंस में, जिसमें एक इंदिरा गांधी और दूसरे राजीव गांधी। तो इसीलिए इस तरह के इंसिडेंट ना हो, सरकार को बहुत कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, चाहे चन्नी सरकार को बर्खास्त किया जाए या उनके खिलाफ केस चलाया जाए। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि मुझे अभी तक नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, पर मैं आशा करता हूं कि अगर ये हो जाए, मैं आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से मैं वीडियोस बना पाता हूं। धन्यवाद।